हम लोग को 3 स्टेट्स ऑफ मैटर पढ़ना है। जनरल स्टेट जो मैटर का होता है वो 3 ही स्टेट होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। 2 एक्सट्रीम स्टेट होता है, प्लाज्मा स्टेट एंड बोस-आइंस्टाइन कंडेंसेशन स्टेट। तो हम लोग वो सब स्टेट को नहीं ज्यादा स्टडी करेंगे, हम लोग को डिटेल में स्टडी करना है गैस स्टेट, सॉलिड स्टेट एंड सॉल्यूशन। गैस स्टेट को हम लोग 11th में स्टडी कर चुके हैं, तो हम लोग अब सॉलिड स्टेट के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए 3 फेज ऑफ मैटर, गैस, सॉलिड और लिक्विड, आप लोग डेली इनकाउंटर करते होंगे। आपके सराउंडिंग में बहुत सारा ऐसा चीज होगा जो सॉलिड होगा, जो लिक्विड होगा और जो गैस होगा। तो जो सॉलिड स्टेट है वो आप अच्छे से समझते होंगे कि सॉलिड स्टेट एक ऐसा स्टेट होता है जिसमें सब्सटेंस का डेफिनिट शेप होता है और डेफिनिट वॉल्यूम होता है। हालांकि अगर हम साइंटिफिकली कहें कि सॉलिड स्टेट क्या होगा, तो सॉलिड स्टेट का सिर्फ ये डिफिनेशन नहीं है। जैसे बहुत सारा ऐसा चीज है जो आपको दिखता तो सॉलिड की तरह है डिफिनेशन के अनुसार कि जिसका डेफिनिट वॉल्यूम होगा, डेफिनिट शेप होगा, वो सॉलिड दिखेगा तो, लेकिन वो एक्चुअल में सॉलिड नहीं होता है। जैसे रबर, जैसे कि ग्लास, ये सभी जो है एक अलग तरह का सूडो सॉलिड इन लोगों को, इस सबको बोला जाता है एमॉर्फस सॉलिड्स को बोलते हैं। एक्चुअल में सॉलिड 2 तरह का होता है, एक ट्रू सॉलिड जो सही मायने में जिसको सॉलिड कर सके, और वो क्रिस्टलाइन सॉलिड भी कहते हैं उसको हम लोग, और दूसरा होता है एमॉर्फस सॉलिड जो सही मायने में सॉलिड नहीं है, उसको हम लोग सूडो सॉलिड कहते हैं। तो आज हम लोग यही पढ़ने वाले हैं कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंसेस है, सॉलिड का बेसिक प्रॉपर्टीज क्या है, ये सभी चीजें। तो देखिए, किसी भी सब्सटेंस का सॉलिड स्टेट ऑफ एनी मैटर, किसी मैटर का सॉलिड स्टेट एनी मैटर is characterized by विश्लेषित होता है, characterized by solid state of any matter is characterized by पहला definite volume, दूसरा definite shape, तीसरा हाई मैकेनिकल स्ट्रेंथ होता है जनरली, ठीक है। चौथा हाई डेंसिटी इन जनरल, बहुत सारा एक्सेप्शन है, जैसे वाटर हुआ, इसका एक्सेप्शन है इन जनरल, नॉट ऑलवेज, इन जनरल, ठीक है। एंड लो कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर, ये सब हमने कुछ प्रॉपर्टी बताया आपको जिसकी मदद से आप सॉलिड को कैरेक्टराइज करते हो। कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर क्या होता है? कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर को बीटा से रिप्रेजेंट किया जाता है, और ये होता है चेंज इन यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। ये एक्सप्रेशन आप समझ रहे हो? आप अगर हम डीवी बाई डीपी कहें तो डीवी बाई डीपी क्या होगा? चेंज इन वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर, ठीक है। अगर हम 1/v से डिवाइड कर दिया तो क्या हो गया? चेंज इन यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। माइनस साइन मल्टीप्लाई इसलिए किया जाता है बिकॉज अगर आप प्रेशर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम घटेगा, तो ये टर्म निगेटिव है, तो इसको पॉजिटिव बनाने के लिए हमने क्या किया है? माइनस मल्टीप्लाई किया हुआ है। तो ये बीटा हुआ चेंज इन यूनिट वॉल्यूम पर यूनिट चेंज इन प्रेशर। मान लो आपके पास एक गैसियस सिस्टम है, उसका प्रेशर अगर आप 1 atm से चेंज करो तो उसके वॉल्यूम में ज्यादा फर्क पड़ेगा ना, उसके वॉल्यूम में ज्यादा फर्क पड़ेगा। इसका मतलब गैस का बीटा जो होगा ज्यादा होगा, सॉलिड का बीटा क्या होगा? कम होगा। प्रेशर अगर आप चेंज करोगे कुछ पार्टिकुलर वैल्यू से, सॉलिड का वॉल्यूम कम वैल्यू से चेंज करेगा। तो यही सब सॉलिड का जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स है, सॉलिड को एक्चुअली 2 टाइप में डिवाइड किया जाता है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ
सॉलिड को हम लोग दो टाइप में डिवाइड कर सकते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड, देयर आर टू टाइप्स ऑफ सॉलिड। जैसे कि पहला हम सॉलिड का टाइप कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड, पहला हम लोग कहेंगे क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड एक ऐसा सॉलिड है, इसको ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, सही मायने में सॉलिड यही है, ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, जिसमें कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस का एक लार्ज रेंज ऑर्डर होगा थ्रू आउट द स्ट्रक्चर। ठीक है, कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस आर अरेंज्ड regularly. Constituent spaces are arranged regularly throughout the solid. ठीक है, कहने का मतलब है कि पूरा का पूरा सॉलिड में, अगर आपके पास इतना सॉलिड है तो पूरे सॉलिड में क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होगा। कहने का मतलब है that is they have large range order, they have large range order। पूरा का पूरा सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस एक तरीके से अरेंज होगा, उसी को हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड या ट्रू सॉलिड कहेंगे। सॉलिड स्टेट में हम लोग एक्चुअल में क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ते हैं, एमॉर्फस सॉलिड के बारे में हम लोग बहुत कम ही पढ़ेंगे। एमॉर्फस सॉलिड दूसरा सॉलिड होगा जिसको कि हम लोग ट्रू सॉलिड भी कहेंगे, एमॉर्फस सॉलिड या इसी को हम लोग सूडो सॉलिड, ट्रू सॉलिड नहीं सॉरी, सूडो सॉलिड भी कहेंगे। एमॉर्फस सॉलिड को ही हम लोग सूडो सॉलिड भी कहेंगे। ये क्या सॉलिड होगा, ये एक्चुअल में सुपर कूल्ड लिक्विड की तरह होता है। सुपर कूल्ड लिक्विड एक ऐसा सिचुएशन होता है जब लिक्विड अपना फ्लूइड नेचर, फ्लूइड बिहेवियर क्या कर देता है, लूज कर देता है, मतलब जम जाएगा, थक्का बन जाएगा लिक्विड मॉलिक्यूल्स का पार्टिकुलर जगह। एमॉर्फस सॉलिड उसी तरह का होता है, कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस आर not arranged in regular order throughout the solid। throughout the solid जो होगा कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस रेगुलर ऑर्डर में अरेंज नहीं होगा। कहने का मतलब है कि इस तरह के सॉलिड को शॉर्ट रेंज, हम बोल रहे हैं थ्रू आउट द सॉलिड कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस का रेगुलर ऑर्डर नहीं होगा। ऐसा नहीं कि रेगुलर ऑर्डर होगा ही नहीं, रेगुलर ऑर्डर होगा लेकिन कुछ पार्टिकुलर रीजन में, हर जगह नहीं। मतलब दैट इज दे हैव अ स्मॉल रेंज ऑर्डरिंग, दे हैव अ स्मॉल रेंज ऑर्डर, दे हैव अ स्मॉल रेंज ऑर्डर। तो हम लोग को इस चैप्टर में बेसिकली क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है डिटेल में, लेकिन पढ़ने से पहले हम लोग एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड को पहले डिस्टिंग्विश कर लेते हैं, डिफरेंस पता कर लेते हैं क्या क्या डिफरेंस होगा दोनों में। तो हम लोग सबसे पहले डिफरेंस पढ़ते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड के बीच का। तो हम लोग पढ़ने वाले हैं डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन सॉलिड एंड एमॉर्फस सॉलिड। एक तरफ हम क्रिस्टलाइन सॉलिड लिख रहे हैं और दूसरी तरफ एमॉर्फस सॉलिड लिखा जा रहा है।
इन दोनों सॉलिड को अगर हम डिफरेंशिएट करना चाहें, क्या क्या डिफरेंस है, तो हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से। क्रिस्टलाइन सॉलिड का क्या होगा, दे हैव लार्ज रेंज ऑर्डर ऑफ कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस। जो कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस होगा, चाहे एटम हो, मॉलिक्यूल्स हो, आयन हो, ये सब हम लोग पढ़ेंगे किस तरह का कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस संभव है। तो जो भी कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस होगा, कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस का मतलब जो बना रहा है सॉलिड को, घटक हिंदी अगर बोले तो घटक स्पेसिस जो होगा उसको हम लोग क्या कहते हैं, वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होगा। क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग ट्रू सॉलिड भी कहते हैं, अभी बताया गया। और एमॉर्फस सॉलिड का ही दूसरा नाम सूडो सॉलिड है। एमॉर्फस सॉलिड का ही दूसरा नाम सूडो सॉलिड है। इसमें क्या होगा, दे हैव शॉर्ट रेंज ऑर्डर ऑफ कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस। कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा। एमॉर्फस सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस का शॉर्ट रेंज ऑर्डर होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस का लार्ज रेंज ऑर्डर होगा। ये सबसे पहला पॉइंट है एमॉर्फस सॉलिड और क्रिस्टलाइन सॉलिड। दूसरा पॉइंट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में कि क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होता है उसका जो मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, क्रिस्टलाइन सॉलिड का मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होता है कंपेयर टू एमॉर्फस सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड मैकेनिकली स्ट्रांग होता है कंपेयर टू एमॉर्फस सॉलिड। कारण यह है कि इसमें जो बॉन्ड होता है कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस के बीच का, वो आइडेंटिकल नेचर का होता है। वो आइडेंटिकल नेचर का होगा बिकॉज सभी कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस एक दूसरे से रेगुलर ऑर्डर में अरेंज्ड है, तो बॉन्ड क्या होगा, आइडेंटिकल होगा। तो सबसे पहले हम वही लिखते हैं, तो द बॉन्ड बिटवीन कंस्टिट्यूएंट species are of identical strength, आइडेंटिकल स्ट्रेंथ का होगा। लेकिन अगर हम बात करें इसका, तो जो बॉन्ड होगा वो आइडेंटिकल स्ट्रेंथ का नहीं होगा, सिमिलर स्ट्रेंथ का होगा। आइडेंटिकल मतलब हुआ एग्जैक्टली सेम, सिमिलर मतलब हुआ सिमिलर नेचर का। तो ये कंस्टिट्यूएंट स्पेस का टाइप एक ही है, बस उसके बीच में अरेंजमेंट का डिफरेंस है। इसलिए the bonds between constituent species are of similar strength। एक तरह के स्ट्रेंथ का होगा लेकिन बिल्कुल बराबर स्ट्रेंथ का नहीं होगा, उसे बराबर स्ट्रेंथ का होगा। और आइडेंटिकल स्ट्रेंथ होने के कारण इस तरह के सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सच सॉलिड हैज शार्प वैल्यू। शार्प वैल्यू का मतलब है खास वैल्यू होगा। मेल्टिंग पॉइंट का एक डिफिनिट वैल्यू होगा, ऐसा नहीं होगा कि मेल्टिंग पॉइंट का एक रेंज होगा। जैसे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड के केस में आप कहोगे कि मेल्टिंग पॉइंट मान लो किसी सॉलिड का 120 डिग्री सेल्सियस है। मान लिया मेरे यहां पे इसका हम लोग इसका क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट ऑफ सच सॉलिड हैज डिफ्यूज वैल्यू। डिफ्यूज वैल्यू का मतलब हुआ कि उसका जो मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू होगा उसका एक रेंज होता है। रेंज होता है मतलब जैसे इसका मेल्टिंग पॉइंट बोलोगे एग्जैक्टली 120 डिग्री सेल्सियस है, इसका मेल्टिंग पॉइंट आप बोलोगे अराउंड 120 डिग्री सेल्सियस। मतलब कुछ बॉन्ड 118 पे टूटना शुरू हो जाएगा, कुछ बॉन्ड 120 पे टूटेगा, कुछ बॉन्ड 122 पे टूटेगा। तो इसमें जो मेल्टिंग पॉइंट का वैल्यू है उसका एक रेंज होगा और इसमें मेल्टिंग पॉइंट का एक शार्प वैल्यू होगा। ठीक है। चौथा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो होगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ सच सॉलिड इज हाई। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ सच सॉलिड इज हाई।
और इस तरह के सॉलिड का मैकेनिकल स्ट्रेंथ वीक होगा क्योंकि रेगुलर ऑर्डर नहीं है। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड इज वीक। मैकेनिकल स्ट्रेंथ ऑफ सच सॉलिड इज वीक। इस तरह के सॉलिड का मैकेनिकल स्ट्रेंथ क्या होगा? वीक होगा। ये पॉइंट है। अगला पॉइंट क्या होगा? पांचवा पॉइंट। अगला पॉइंट है कि देखिए, अगला पॉइंट है कि क्रिस्टलाइन सॉलिड को अगर आप ब्रेक करोगे तो जब भी ये टूटेगा तो डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप में टूटेगा, आर्बिट्ररी शेप में नहीं टूटेगा। इट डिसोसिएट्स इनटू डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। डिफिनिट ज्योमेट्रिकल शेप। और ये क्या करेगा? ये आर्बिट्ररी शेप में टूटेगा। इट डिसोसिएट्स इनटू आर्बिट्ररी शेप। इनटू आर्बिट्ररी शेप। वैसे ये आप मोलिकुलर लेवल पे हम लोग बात कर रहे हैं, उस लेवल पे बात नहीं कर रहे जिस लेवल पे हम लोग देख सकते हैं। बहुत सारा ऐसा सॉलिड जैसे आयरन है, अब जो आयरन का टुकड़ा किसी भी शेप का होता है, तो हम लोग जो देख रहे हैं उस लेवल पे बात नहीं कर रहे हैं रेगुलर शेप में। हम लोग मोलिकुलर लेवल पे बात कर रहे हैं कि डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप में टूटेगा और ये इरेगुलर शेप में, आर्बिट्ररी शेप में टूटेगा। इट्स पार्ट जो होगा, इट्स पार्ट हैज शार्प एज एंड फ्लैट फेस। इसका पार्ट का जो होगा शार्प एज होगा और फ्लैट फेस होगा, जबकि इसका कोई कंडीशन इस तरह का नहीं है। इट्स पार्ट में है, ठीक है, इट्स पार्ट में है irregular एज, फेस, सरफेस, ये सब इरेगुलर टाइप का होगा। हो सकता है कि फ्लैट भी हो जाए, लेकिन जनरली इरेगुलर हो सकता है, इसमें रेगुलर होगा ही नहीं। सातवां पॉइंट है इट्स कूलिंग कर्व हैज क्या? टू शार्प पॉइंट। इसको हम लोग अब डिस्कस करेंगे, कूलिंग कर्व को डिस्कस करेंगे हम लोग अभी। और इसका कूलिंग कर्व, इट्स कूलिंग कर्व इज स्मूथ। इसका कूलिंग कर्व जो होगा इज स्मूथ। इसका कूलिंग कर्व स्मूथ होगा, ठीक है। ये जो होता है इट इज एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। इट इज एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। और ये क्या होता है? इट इज आइसोट्रॉपिक मटेरियल। इट इज आइसोट्रॉपिक मटेरियल। यही डिफरेंस है क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में। दो पॉइंट आपको हम समझाएंगे बेसिकली, बाकी तो आप समझ रहे होंगे। दो पॉइंट आपको हम समझाएंगे, कूलिंग कर्व और आइसोट्रॉपिक मटेरियल। देखिए हम लोग पढ़ते हैं बारी बारी से कूलिंग कर्व और आइसोट्रॉपिक मटेरियल को। कूलिंग कर्व क्या है? टेम्परेचर का वेरिएशन विथ टाइम को ही हम लोग क्या कहते हैं? कूलिंग कर्व कहते हैं। टेम्परेचर का वेरिएशन विथ टाइम को ही हम लोग क्या कहते हैं? कूलिंग कर्व कहते हैं। तो जैसे देखिए, फॉर क्रिस्टलाइन सॉलिड, क्या होता है? कूलिंग कर्व इस तरह से होता है। हम कूलिंग कर्व प्लॉट कर रहे हैं। कूलिंग कर्व कुछ नहीं है, टेम्परेचर का टाइम के साथ वेरिएशन। जब आप ठंडा कर रहे होगे तो टेम्परेचर कैसे वैरी कर रहा होगा, यही बताया हुआ है, टेम्परेचर का टाइम के साथ वेरिएशन। और फॉर एमॉर्फस सॉलिड, एमॉर्फस सॉलिड के लिए कूलिंग कर्व क्या होगा?
एमोर्फस सॉलिड के लिए फिर हम कूलिंग कर्व प्लॉट करेंगे। एमोर्फस सॉलिड के लिए फिर हम लोग क्या करेंगे, टेम्परेचर को टाइम के वर्सेस प्लॉट करेंगे। तो एमोर्फस सॉलिड का कूलिंग कर्व इस तरह का होगा। टाइम के साथ टेम्परेचर रेगुलरली क्या होगा, घट रहा होगा, एकदम रेगुलर ऑर्डर में होगा कूलिंग कर्व ऑफ एमोर्फस सॉलिड। लेकिन जब बात अगर हम क्रिस्टलाइन सॉलिड की करें तो इसका क्या होगा, टेम्परेचर घटेगा, उसके बाद फिर क्या होगा, एक जगह पे इस तरह का सिचुएशन आएगा कि टाइम के साथ टेम्परेचर में फर्क नहीं पड़ेगा और फिर क्या होगा, टाइम के साथ टेम्परेचर घटना शुरू होगा। एक्चुअल में ये दो जो शार्प पॉइंट दिख रहा है उसका कूलिंग कर्व आप देख रहे होगे स्मूथ है, इसका कूलिंग कर्व देखोगे इसमें दो शार्प पॉइंट है। तो शार्प पॉइंट जो दिख रहा है, ये वाला शार्प पॉइंट इंडिकेट कर रहा है कि ये क्रिस्टलाइन नेचर जो है यहां से लूज होना शुरू हुआ। ठीक है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ, ये जो पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा है स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ लॉस ऑफ क्रिस्टलाइन नेचर, लॉस ऑफ क्रिस्टलाइन नेचर का स्टार्टिंग पॉइंट। और ये क्या है, कंप्लीशन ऑफ ठीक है, लॉस ऑफ क्रिस्टलाइन नेचर। यहां पे आके सॉलिड अपना पूरा का पूरा क्रिस्टलाइन नेचर लूज कर दिया है। यहां पर आकर के सॉलिड अपना क्रिस्टलाइन नेचर लूज करना शुरू किया है। तो ये दो पॉइंट है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में दो शार्प पॉइंट होता है, जो एक पॉइंट बताता है कि क्रिस्टलाइन नेचर लूज करना कब शुरू किया, और दूसरा पॉइंट बताता है क्रिस्टलाइन नेचर कंप्लीट कब हुआ लूज करना। और एमोर्फस सॉलिड का कूलिंग कर्व लेकिन क्या होगा, स्मूथ होगा। अब ये तो हो गया पॉइंट। दूसरा पॉइंट था आइसोट्रोपिक मटेरियल एंड एनआइसोट्रोपिक मटेरियल। बात अगर हम आइसोट्रोपिक मटेरियल करें तो आइसोट्रोपिक मटेरियल ऐसा मटेरियल होता है जिसमें प्रॉपर्टीज हर डायरेक्शन में क्या हो, आइडेंटिकल, सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज बेसिकली, जैसे कि डेंसिटी, स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, हर डायरेक्शन में अगर सेम होगा उसी को हम लोग कहते हैं आइसोट्रोपिक मटेरियल। ठीक है, तो डिफिनेशन यही है कि सब्सटेंस इन विच properties are identical along all direction of solid are called isotropic material. बेसिकली हम लोग यहां पे फिजिकल प्रॉपर्टीज गौर करते हैं, तो फिजिकल प्रॉपर्टीज लिखेंगे चलेंगे हम लोग। ठीक है, सब्सटेंस जिसमें कि फिजिकल प्रॉपर्टी, जैसे कि अगर हम चाहें तो यहां पे लिख लेंगे डेंसिटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ये सब क्या हो, आर आइडेंटिकल अलोंग ऑल डायरेक्शन ऑफ सॉलिड आर कॉल्ड आइसोट्रोपिक मटेरियल। इस तरह के मटेरियल को जिसमें प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टीज लाइक डेंसिटी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है, मैकेनिकल स्ट्रेंथ जो आइडेंटिकल हो अलोंग ऑल डायरेक्शन ऑफ सॉलिड, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, आइसोट्रोपिक मटेरियल कहते हैं। अब देखो होगा क्या, एक तरफ हम क्रिस्टलाइन सॉलिड रखते हैं और एक तरफ हम क्या करते हैं, एमोर्फस सॉलिड रखते हैं। एक तरफ हम क्रिस्टलाइन सॉलिड रखा और एक तरफ हमने एमोर्फस सॉलिड रखा। क्रिस्टलाइन सॉलिड में जो होगा कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होगा, तो हम रेगुलर ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं। क्रिस्टलाइन सॉलिड में कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होगा। ठीक है,
तो जब रेगुलर ऑर्डर में अरेंज होगा तो आप गौर करो, अगर इसको देखो, इस डायरेक्शन में जो स्ट्रेंथ है वही इस डायरेक्शन में स्ट्रेंथ है, मतलब क्योंकि इस डायरेक्शन में जो कंस्टिट्यूएंट स्पेस के बीच का गैप है वही इस डायरेक्शन में कंस्टिट्यूएंट स्पेस के बीच का गैप है। लेकिन अगर हम इस डायरेक्शन को ऑब्जर्व करें तो कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस के बीच का जो गैप है वो अदर है कंपेयर टू इस डायरेक्शन में। इस डायरेक्शन में अदर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है कंस्टिट्यूएंट स्पेस, इस डायरेक्शन में अदर डिस्टेंस पे प्रेजेंट है। तो कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस are present at different distance in different direction। ये दिख रहा है, अलग अलग डायरेक्शन में कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस क्या है, अलग अलग डिस्टेंस से प्रेजेंट है। तो इसे आपको साफ दिखेगा, ये तो आप कॉमन सेंस की बात है कि जिस डायरेक्शन के अलोंग कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस बहुत ज्यादा है उसके अलोंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, जिस डायरेक्शन के अलोंग कंस्टिट्यूएंट बहुत कम है उसके अलोंग मैकेनिकल स्ट्रेंथ कम होगा। एंड हेंस प्रॉपर्टीज विल बी डिफरेंट इन डिफरेंट डायरेक्शन, ये बात समझ में आया। प्रॉपर्टीज होगा अलग अलग डायरेक्शन में अलग अलग होगा, और इसलिए क्या होगा, ये हो गया एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल, और इसलिए हमारा जो क्रिस्टलाइन सॉलिड हो गया वो क्या हो गया, एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल हो गया। तो ये हमने क्रिस्टलाइन सॉलिड लिखा, क्रिस्टलाइन सॉलिड का पार्ट हुआ। दूसरा होता है हमारे पास एमॉर्फस सॉलिड। अगर हम एमॉर्फस सॉलिड को लिस्ट करें तो इधर लिख लेते हैं, एमॉर्फस सॉलिड को लिस्ट करें तो एमॉर्फस सॉलिड में क्या होगा, कंस्टिट्यूएंट इररेगुलर ऑर्डर में अरेंज होगा। हम आर्बिट्ररी ऑर्डर में अरेंज कर रहे हैं पार्ट या क्रिस्टलाइन सॉलिड में, जिसमें कि कंस्टिट्यूएंट स्पेस को हम इररेगुलर ऑर्डर में अरेंज कर दिया, कंस्टिट्यूएंट स्पेस इररेगुलर ऑर्डर में अरेंज, ठीक है, हमने आर्बिट्ररी अरेंजमेंट कर दिया है। ये पॉइंट है, इस पैसे देने का मतलब कंस्टिट्यूएंट स्पेस को दिखा रहे हैं हम, तो आर्बिट्ररी ऑर्डर में अरेंज। अगर हम मान लो किसी एक डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में अगर मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, इस डायरेक्शन में मूव करते हैं, किसी भी डायरेक्शन में अगर आप मूव करोगे तो कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस के मिलने का प्रोबेबिलिटी, नॉट एग्जैक्टली चांस, लेकिन प्रोबेबिलिटी सेम होगा, क्योंकि कोई प्रीफर्ड डायरेक्शन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि इस डायरेक्शन में ज्यादा होगा इस डायरेक्शन में कम होगा। तो प्रोबेबिलिटी, हम लोग प्रोबेबिलिटी के टर्म में बात करेंगे यहां पे, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग species, constituent species in different direction are same, and hence properties will be identical in different direction। प्रॉपर्टीज होगा अलग अलग डायरेक्शन में क्या होगा, आइडेंटिकल होगा, और इसलिए क्या होगा, एमॉर्फस सॉलिड जो हो गया आइसोट्रॉपिक मटेरियल। प्रॉपर्टीज अगर सेम हुआ इसी को तो बोलते हैं आइसोट्रॉपिक मटेरियल, और प्रॉपर्टी अगर अलग हुआ इसी को बोलेंगे हम लोग एन आइसोट्रॉपिक मटेरियल। तो ये हमारा डिफरेंस इन क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड हुआ। हम लोगों ने देखा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड और एमॉर्फस सॉलिड में क्या डिफरेंस है। जनरली लोगों को लगता है क्रिस्टलाइन सॉलिड आइसोट्रॉपिक होगा, जबकि क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक है। आपको इस डिस्कशन से साफ पता चल रहा होगा कि क्रिस्टलाइन सॉलिड एन आइसोट्रॉपिक होगा और एमॉर्फस सॉलिड आइसोट्रॉपिक हो सकता है। इस चैप्टर में सॉलिड स्टेट में हम लोग जो भी सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे वो सारा का सारा क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ेंगे। हमने जो डिफरेंस बता दिया क्रिस्टलाइन सॉलिड एमॉर्फस सॉलिड में, बस उतना ही एमॉर्फस सॉलिड के बारे में पढ़ना आप लोग को। इसके बाद हम लोग जो भी चीजें पढ़ेंगे वो क्या करेंगे, हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड ही पढ़ेंगे, एमॉर्फस सॉलिड नहीं पढ़ेंगे। तो हम लोग अब आगे क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, पूरे सॉलिड स्टेट में हम लोग क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में पढ़ेंगे। जब भी हम सब सॉलिड बोले आप समझो क्रिस्टलाइन सॉलिड ही बोल रहे हैं, क्योंकि ये पूरा सॉलिड स्टेट जो हम लोग को पढ़ना है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड के बारे में ही पढ़ना है।
टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड का टाइप क्या होगा? एक्चुअल में क्रिस्टलाइन सॉलिड को 4 टाइप में डिवाइड किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस। किस तरह का कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस है या कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस के बीच का मैकेनिकल मतलब बॉन्डिंग क्या है, उसके आधार पे क्रिस्टलाइन सॉलिड को हम लोग 4 टाइप में डिवाइड करेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। 4 टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। 4 तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड होगा, ठीक है। कौन कौन? आयनिक सॉलिड, मेटालिक सॉलिड, कोवलेंट सॉलिड, जिसको कि नेटवर्क सॉलिड भी बोला जाता है कोवलेंट सॉलिड को, और मोलिकुलर सॉलिड। तो हम लोग सबके बारे में डिफरेंस एग्जांपल वगैरह लिखेंगे। तो टाइप ऑफ सॉलिड, सॉलिड मतलब क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग पढ़ रहे हैं। इसमें सब में कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस क्या क्या होगा ये लिस्ट करेंगे हम सबसे पहले। बॉन्डिंग का टाइप क्या होगा सबके बीच का, ये हम भी बताएंगे कि बॉन्डिंग टाइप क्या होगा, और फिर आपको बताया जाएगा एग्जाम्पल ऑफ सॉलिड। एग्जाम्पल्स क्या क्या होगा, ये सारा कुछ हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं। देखिए टाइप ऑफ सॉलिड में सबसे पहला सॉलिड हम लोग जो पढ़ेंगे वो आयनिक सॉलिड। इसमें जो कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस होगा वो क्या होगा? आयंस होगा, कह सकते हो केटायन एंड आयंस। बॉन्डिंग जो होगा आयनिक बॉन्ड होगा, आयनिक बॉन्डिंग होगा इसमें। और एग्जांपल तो बहुत सारा है, NaBr, NaCl, Na2O, K2O, MgO, बहुत सारा एग्जांपल है, AlCl3, ठीक है, TiO2 स्ट्रक्चर, बहुत सारा एग्जांपल है आयनिक सॉलिड। दूसरा जो सॉलिड होता है वो मेटालिक सॉलिड होता है, जो आप ज्यादा इनकाउंटर करोगे। जैसे कि इसमें क्या होगा? कंस्टिट्यूएंट्स मेटल्स होगा। बॉन्डिंग जो होगा इसमें क्या होगा? मेटालिक बॉन्डिंग होगा। और इसमें जो एग्जाम्पल होगा मेटालिक सॉलिड होगा, और इसमें जो एग्जाम्पल होगा वो क्या होगा? आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, ये सब होगा इसमें एग्जाम्पल्स। तीसरा जो होगा कोवलेंट सॉलिड, या इसी को हम लोग बोलते हैं नेटवर्क सॉलिड भी, बिकॉज 3 डायमेंशनल नेटवर्क होता है नेटवर्क सॉलिड। इसका एग्जांपल नॉन मेटल, इसका कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस होता है, और इसमें जो बॉन्डिंग होता है रिस्पॉन्सिबल होता है वो कोवलेंट बॉन्डिंग होता है। इस तरह के सॉलिड का एग्जांपल अगर लिखोगे तो डायमंड, ग्रेफाइट, सिलिका, उसके बाद अगर हम बात करें तो कार्बोरंडम, नोट कोरंडम। कार्बोरंडम का मतलब होता है सिलिकॉन कार्बाइड, नोट आप उसको कोरंडम होता है Al2O3, जो कि आयनिक सॉलिड होगा। चौथा होता है मोलिकुलर सॉलिड। मोलिकुलर सॉलिड में क्या होता है? मॉलिक्यूल्स, या मॉलिक्यूल्स के अलावा इनर्ट गैस भी हो सकता है, या नॉवेल गैस, हम बेहतर है कि नॉवेल गैस बोले हम, तो नॉवेल गैस भी कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस की तरह रह सकता है। इसमें जो आपका बॉन्डिंग का टाइप होगा वो सेकेंडरी बॉन्डिंग, जैसे कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग, डाइपोल डाइपोल बॉन्डिंग, वंडरवाल बॉन्डिंग, ये सब बॉन्डिंग जो है इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकता है। बॉन्डिंग, वंडरवाल बॉन्डिंग, ये जो है ये सब तरह का बॉन्डिंग, जिसको कि आप बेसिकली सेकेंडरी बॉन्डिंग कहते हो, वो जो होगा रिस्पॉन्सिबल होगा मॉलिक्यूलर सॉलिड के बनने का। एग्जाम्पल अगर हम बात करें तो होता है आइस, सब लोग जान रहे हो, आइस वाटर से बना हुआ हाइड्रोजन बॉन्डिंग कारण। ड्राई आइस, CO2 सॉलिड को ड्राई आइस कहा जाता है। अगर हम बहुत ठंडा कर दें तब ड्राई आइस बनेगा, अगर हम बहुत ठंडा करें तो आर्गन भी सॉलिड के रूप में पा सकते हैं 84 केल्विन से नीचे।
तो दिख रहा है कि वंडरवाल बॉन्डिंग इसका कारण होगा सॉलिड बनने का, इसका भी बनने का वंडरवाल बॉन्डिंग होगा, इसका बनने का है हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। अगर हम यही हमारा टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड है, इन्हीं सभी चीजों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ सॉलिड की बात करें तो जनरली जो है, जनरली नॉट ऑलवेज, जनरली जो होगा आयनिक सॉलिड एंड मेटालिक सॉलिड आर द स्ट्रॉन्गेस्ट एंड मोलिकुलर सॉलिड इज द वीकेस्ट। कोवलेंट सॉलिड मिड में होता है, कोवलेंट सॉलिड का स्ट्रेंथ मैकेनिकल स्ट्रेंथ मिड में होता है, मेटालिक सॉलिड और मोलिकुलर सॉलिड के हालांकि कुछ एक्सेप्शन है, कोवलेंट सॉलिड ही सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकता है, ऐसे डायमंड वगैरह, कार्बोरंडम वगैरह बहुत हार्ड होता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है जो कि सबसे ज्यादा मजबूत हो जाता है। तो इस तरह का हम लोग टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड हम लोग को पढ़ना है। अब देखिए some terms used in solid state, some important terms, सॉलिड स्टेट में कुछ यूज होने वाला टर्म्स को हम लोग सबसे पहले समझते हैं। जैसे कि आप जब सॉलिड स्टेट पढ़ोगे तो आपको बार बार कुछ टर्म्स को हम यूज करेंगे, जैसे क्रिस्टल स्ट्रक्चर, लैटिस स्ट्रक्चर, लैटिस पॉइंट, इंटरस्टिशियल साइट्स, इंटरफेसियल एंगल, यूनिट सेल इंटरसेप्ट्स। तो ये सभी चीजें जो हम बार बार यूज करेंगे सॉलिड स्टेट में, उसको हम लोग सबसे पहले पढ़ लेंगे और उसके बाद हम लोग अगले क्लास से सॉलिड स्टेट का बकायदा स्टडी करना शुरू करेंगे। अभी तक ये जो पूरा क्लास है वो सॉलिड स्टेट का इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहला पॉइंट जो आप ज्यादा यूज करोगे, क्रिस्टल या क्रिस्टल स्ट्रक्चर। क्रिस्टल या क्रिस्टल स्ट्रक्चर क्या है? क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक ऐसा पार्ट जिसका डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप हो, शार्प एज हो और फ्लैट फेस हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं। बात समझ में आया? क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक ऐसा पार्ट जिसका डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप हो, शार्प एज हो और फ्लैट फेस हो, उसी को क्रिस्टल कहते हैं। A part of crystalline solid which has different geometrical shape होना चाहिए, sharp edge and flat face is called crystal. क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक ऐसा पार्ट जिसका डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप हो, शार्प एज हो और फ्लैट फेस हो, उसी को हम लोग क्या कहते हैं? क्रिस्टल कहते हैं या क्रिस्टल स्ट्रक्चर कहते हैं। ये पहला पार्ट है। और ये दूसरा पार्ट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। दूसरा टर्म होता है जो कि हम लोग यूज करेंगे बार बार, यूनिट सेल। यूनिट सेल क्या होता है? यूनिट सेल क्रिस्टल का एक स्मॉलेस्ट पार्ट है जो कि क्रिस्टल का सारा प्रॉपर्टीज रखता है, और इसलिए अगर हमको क्रिस्टल को स्टडी करना हो तो हम लोग सिर्फ यूनिट सेल का ही स्टडी कर लेंगे। यूनिट सेल क्रिस्टल का ही सबसे स्मॉलेस्ट पार्ट होता है जो कि कैरेक्टराइज्ड होता है, जो कि सारा का सारा प्रॉपर्टीज रखता है क्रिस्टल का। ऑल प्रॉपर्टीज ऑफ क्रिस्टल को रखने वाला जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है क्रिस्टल का, उसी को यूनिट सेल कहते हैं। इसका डेफिनेशन होगा द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ क्रिस्टल which has all of the properties of crystal is called unit cell.
इसी को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। जो स्मॉलेस्ट पार्ट होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का, क्रिस्टल का, जिसका सारा का सारा प्रॉपर्टी क्रिस्टल का रख रहा हो, उसी को हम लोग यूनिट सेल कहते हैं। ठीक है, तो हम लोग को अगर क्रिस्टल को स्टडी करना होगा तो हम लोग देखोगे आप बार बार हम लोग यूनिट सेल का स्टडी करेंगे। अगर हम लोग क्या करेंगे, इफ वी अरेंज यूनिट सेल इन 3 डायमेंशन, if we arrange unit cell in 3 dimension, then we obtain complete crystal structure. complete crystal structure. अगर हम लोग क्या करें, यूनिट सेल को 3D में अरेंज कर दें, 3 डायमेंशनली यूनिट सेल को हम अरेंज कर दें, तो हम लोग को पूरा का पूरा क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑब्टेन हो जाएगा। ठीक है, तीसरा टर्म होता है इंटरफेसियल एंगल। इसको आप देखो, इंटरफेसियल एंगल हम बार बार यूज करेंगे। यूनिट सेल कैरेक्टराइज होता है इंटरफेसियल एंगल से एंड यूनिट सेल इंटरसेप्ट से, इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस से। इंटरफेसियल एंगल क्या होता है, दो एडजेसेंट फेस के बीच का एंगल, उसी को इंटरफेसियल एंगल कहा जाता है। द एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट फेस ऑफ ए क्रिस्टल या यूनिट सेल ऑफ ए क्रिस्टल इज कॉल्ड इंटरफेसियल एंगल। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इंटरफेसियल एंगल कहते हैं। So now the angle between two adjacent face of a crystal is called interfacial angle. बात समझ आ रहा है ना? तो ये जो है इंटरफेशियल एंगल है, जो कि एंगल बिटवीन टू एडजेसेंट फेस ऑफ ए क्रिस्टल है। ठीक है, किसी भी सॉलिड का, देखिए चौथा पॉइंट, इंटरसेप्ट्स। ठीक है, तो द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ यूनिट सेल या क्रिस्टल की जगह हम लोग यूनिट सेल भी बोल सकते हैं, क्रिस्टल या यूनिट सेल ऑन एक्स, वाई एंड जेड एक्सिस are gives intercepts of unit cell। एक्स वाई जेड एक्सिस पे जहां पे यूनिट सेल कट कर रहा है, वही जो होगा यूनिट सेल का इंटरसेप्ट देता है। तो देखिए इसको हम दिखाते हैं, इसको आगे हम बताते हैं। कोई भी यूनिट सेल 3 इंटरफेसियल एंगल और 3 इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस से कैरेक्टराइज होता है। मतलब ठीक है, एनी यूनिट सेल इज कैरेक्टराइज्ड बाय क्या, 3 इंटरफेशियल एंगल। जो 3 इंटरफेशियल एंगल होता है, अल्फा बीटा गामा, एंड any unit cell is characterized by 3 interfacial angle alpha beta gamma and 3 intercepts on axis, 3 intercepts on axis, जिसको कि हम लोग A, B एंड C लिखते हैं। देखिए हम एक फिगर से आपको दिखाने का प्रयास करते हैं। मान लिया आपका ये यूनिट सेल हुआ, हम एक सिंपल सा यूनिट सेल बना रहे हैं, बहुत कॉम्प्लेक्स डायग्राम बना रहे हैं। ये मान लीजिए आप y एक्सिस है, ये मान लीजिए आप z एक्सिस है, और ये मान लिया हमने x एक्सिस। तो x एक्सिस को यहां पर क्या, ये होता है स्मॉल, यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस को हम लोग स्मॉल ए कहते हैं, इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस।
यहां से लेके यहां तक को हम लोग y को जहां पे कट कर रहा है उसको हम लोग स्मॉल b कहते हैं, और z को जहां पे कट कर रहा है उसका लेंथ फ्रॉम ऑरिजिन उसको हम लोग c कहते हैं। तो ये तीन इंटरसेप्ट ऑन एक्सिस हुआ। इंटरफेसियल एंगल क्या होगा? देखिए इंटरफेसियल एंगल होता है ये एंगल, इसको कि हम लोग अल्फा कहते हैं। ये साइड वाला फेस है और पीछे वाला फेस, साइड वाला फेस और पीछे वाले फेस के बीच का एंगल अल्फा कहेंगे। नीचे वाला फेस और पीछे वाला फेस के बीच का एंगल को हम लोग बीटा कहेंगे। ठीक है, जो बॉटम में और साइड में उसके बीच का एंगल को हम लोग बीटा कहेंगे। और एक जो एंगल होगा वो क्या होगा? पीछे वाला फेस और नीचे वाला फेस के बीच का एंगल को हम लोग गामा कहेंगे। तो कोई भी यूनिट सेल तीन इंटरफेसियल एंगल और तीन इंटरसेप्ट्स ऑन एक्सिस से कैरेक्टराइज होता है। अगर आपको यूनिट सेल का तीन इंटरफेसियल एंगल पता हो, यूनिट सेल का तीन इंटरसेप्ट्स पता हो, तो आप कहोगे यूनिट सेल पता है। ठीक है, ये सभी टर्म्स है यूनिट सेल के लिए, यूनिट सेल में आप यूज करोगे। ठीक है, अब देखिए हम अगला पॉइंट करते हैं, लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट एक्चुअल में लैटिस पॉइंट क्या होता है? सॉलिड स्टेट में रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन 3 डायमेंशन को ही हम लोग लैटिस पॉइंट कहते हैं। सॉलिड जिस जगह पे कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस को रखने से बनता है, उन सभी जगह पे अगर हम एक पॉइंट मान लें तो उन्हीं पॉइंट्स का रेगुलर अरेंजमेंट को हम लोग क्या कहते हैं? लैटिस पॉइंट्स कहते हैं। तो ये सिंपली रेगुलर अरेंजमेंट्स ऑफ पॉइंट, regular arrangement of points in 3D in a space। ठीक है, regular arrangement of points in 3D in a space from which solid is generated by keeping constituent spaces at each point are called lattice point। समझ रहा है? सिंपली आप डिफाइन इस तरह से कर सकते हो कि रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस को हम लोग लैटिस पॉइंट कहें। रेगुलर अरेंजमेंट ऑफ पॉइंट्स इन स्पेस को ही हम लोग लैटिस पॉइंट कहेंगे, जहां पर कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस को रखने से हम लोग को सॉलिड मिल जाता है। कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस को रखने पे जो सॉलिड मिल जाएगा उसी को हम लोग बोलते हैं लैटिस या लैटिस स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इफ कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस आर अरेंज्ड, constituent spaces are arranged at each lattice point, then lattice structure is generated। लैटिस स्ट्रक्चर क्या होगा? जनरेट हो जाएगा। तो कंस्टिट्यूएंट स्पेसिस को अगर हम सारे जगह पे, सारे लैटिस पॉइंट पे अगर हम अरेंज कर दें तो लैटिस स्ट्रक्चर जनरेट हो जाता है। ठीक है, अब एक टर्म होता है इंटरस्टिशियल साइट्स, इसको क्या बार बार यूज करोगे? इंटरस्टिशियल साइट्स होता है लैटिस पॉइंट के बीच का स्पेस। इंटरस्टिशियल साइट्स या स्पेस जो भी कहो, इंटरस्टिशियल साइट्स, द स्पेस बिटवीन लैटिस पॉइंट, in crystal structure is called interstitial space या साइट्स। इसी को हम लोग क्या कहेंगे? इंटरस्टिशियल स्पेस या साइट्स कहेंगे। किसी भी एक क्रिस्टल में
एक से ज्यादा तरह का अरेंजमेंट ऑफ एटम संभव है, और जितना तरह का अरेंजमेंट ऑफ एटम संभव होगा उतना ही तरह का लैटिस स्ट्रक्चर पॉसिबल होगा। एक्चुअली हम लोग आगे पढ़ेंगे कि किसी भी क्रिस्टल में 4 तरीके का अरेंजमेंट ऑफ एटम संभव होता है 3 डायमेंशनल सॉलिड में। तो हम लोग आगे ये सब चीजें पढ़ेंगे।